टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये टोटल क्यों है, इंटरनल क्यों है? देखो, हमारे पास मान लो ये दो मीडिया हैं इस तरीके से, एक डेंसर है, एक रेयरर है। अगर यहाँ से कोई लाइट रे इस तरीके से जाती है तो यहाँ पर वो इंसिडेंट होगी इस तरीके से। और हम जानते हैं यहाँ पर देखो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो आई की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो यहाँ से आर की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। लाइट रे हमारे पास सीधी इस तरीके से निकल जाती है। लेकिन अगर मैं कोई भी और लाइट रे की बात करूँ, है ना, इस तरीके से अगर यहाँ से रे जाती है तो अब वो सीधी नहीं जा सकती, अब वो यहाँ से बेंड होगी, थोड़ी सी इस तरीके से बेंड होगी। अगर एक और मैं लाइट रे की यहाँ पे बात करूँ, इस तरीके से मान लो कोई जा रही है, तो अब ये फिर से बेंड होगी। लेट से अब की बात जो बेंडिंग हुई है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जो लाइट रे है ये 90 डिग्री के एंगल पर आउट होती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पॉसिबल है? आप यहाँ से लाइट को टेढ़ा करते जाओगे तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो भी टेढ़ी होती जाएगी, टेढ़ी होती जाएगी, हो गया एक बार 90 डिग्री का एंगल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो ये जो 90 डिग्री पर निकलती है इसको बुलाया था ग्रेजिंग इमल्जेंस है। ये ग्रेजिंग इमल्जेंस। इमल्जेंस का मतलब क्या होता है? जो बाहर निकल रही है, इमर्जिंग आउट, ठीक है। इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंस भी होता है। उस केस में क्या होता है, 90 डिग्री पर वो इंसिडेंट होती है, फिर इस तरीके से आ जाती है। ऑलराइट। अच्छा, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये हमारे पास कुछ एक एंगल आ जाएगा और यहाँ पर ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ तो रिफ्रैक्शन में हमेशा वैलिड है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, मान लो मैं यहाँ से और लाइट रे को इस तरीके से भेजूँ, ठीक। अब देखो इंसिडेंट तो करा ही सकता हूँ, लेकिन बाहर अब इससे ज़्यादा वो बेंड हो नहीं सकती, क्योंकि 90 डिग्री मैक्सिमम बेंड हो सकती थी, उतना बेंड हो गई। तो अब लाइट के पास कोई और रास्ता बचता नहीं है, उसको बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना ही पड़ेगा। इट कैन नॉट रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन के एंगल्स ही खत्म हो गए हैं, आउट, बाहर वो जा ही नहीं सकती। और क्योंकि ये बाहर जा ही नहीं सकती तो ऐसा नहीं होगा कि 0.1% भी बाहर चले गए, बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। जैसे आप इस तरीके से देखो, हमारे पास अगर कभी किसी सर्फेस पे रिफ्लेक्शन होता था तो हम बोलते थे भाई यहाँ से आई है, लेट से 98% रिफ्लेक्ट हो गई और 2% में से 1% अंदर चली गई, 1% एब्जॉर्ब हो गई, इस तरीके की बातें करते थे। यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल हो जाता है यहाँ पे TIR, इसको लिखा जाता है। अब TIR के लिए कुछ एक एंगल होता है जो हमारे पास इंसिडेंट का एंगल है। मान लो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल ये था, यहाँ पर इंसिडेंस एंगल ये है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो अगर इस एंगल से ज़्यादा है तो हमारे पास TIR होगा, इसको बोला जाता है θc, क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर हम θc की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो देखो अगर यहाँ पर हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है म्यू, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये है म्यू डेंसर का, ये है म्यू रेयरर का, ठीक। तो मैं लिख दूंगा म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ θc विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यहाँ से हमारे पास पता चल जाता है भाई θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। अगर हमारे पास रेयरर वाला एयर है तो इस केस में आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, 1 अपॉन म्यू फॉर एयर एंड मीडियम पेयर। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिफ्रैक्शन का स्कोप नहीं बचता है TIR में, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। In total internal reflection, when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, or what will be the angle of refraction? अब देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास यहाँ पर अगर लाइट रे यहाँ से इस तरीके से इंसिडेंट है, इसकी वैल्यू अगर θc के बराबर है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर एग्जैक्टली θc है तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर भी आती हो, तो उससे थोड़ा सा भी इस तरफ आ जाती तो फिर हमारे पास इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाता। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन का एंगल पूछा है इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये जाने वाली है और ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री एंड डी इज द करेक्ट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं।
A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface. देखो along its surface move करती है, यानी कि इस तरीके से वो जाने लगती है. How fast is a light traveling in the liquid? अब इस सवाल में पूछ लिया क्या है, हमसे पूछ लिया भाई कि हमें स्पीड ऑफ लाइट बताओ इस लिक्विड में कितनी होगी. तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ज्योमेट्री है. इस ज्योमेट्री से मैं इस एंगल की वैल्यू पता कर सकता हूँ. इस एंगल के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है. उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके मैं बता सकता हूँ भाई यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होती है. 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला दिया है. वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. इसका करेक्ट आंसर है डी. कैसे आया, सॉल्व करते हैं. देखो मुझे पहले तो एंगल्स पता करने पड़ेंगे. ये मेरे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है. तो इसमें हमें पता है कि एक ना एक एंगल तो होगा जिसकी वैल्यू 37 डिग्री होती है, एक होता है 53 डिग्री. बताओ दोनों में से कौन सा वाला एंगल. देख के ही मुझे पता चल रहा है ये वाला एंगल बड़ा, ये वाला 53 होगा. तो क्या हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 है? नहीं. हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वैल्यू 37 है. यहाँ पर ज्योमेट्री देखकर हमें ये चीज़ पता चल जाती है. और यहाँ से जो ये बाहर निकली है ये 90 डिग्री पर निकली है. तो देखो यहाँ पर हमें लगाना है स्नेल्स लॉ. हम लिखेंगे अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू है तो म्यू इंटू साइन 37 विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90, जिसकी वैल्यू हमें पता है इसकी जो वैल्यू है वो 1 के ही बराबर है. यहाँ से देखो म्यू की जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है 1 अपॉन साइन 37. अच्छा साइन 37 कितना होता है यहाँ पर ही दिख रहा है मुझे. ये मेरे पास एंगल है 37. साइन का मतलब सामने वाला है ना, जो एंगल होता है उसके सामने वाला. तो 5 डिवाइडेड बाई 3 है ना, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा हमारे पास साइन. तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 5/3 हमारे पास म्यू की वैल्यू हो गई. लेकिन क्या इन्होंने हमसे म्यू पूछा था? नहीं, इन्होंने पूछा हमसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितनी होगी. तो इसकी वैल्यू हो जाती है भाई वो c डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगी. तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से हो जाता है 3 3 ज़र 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁸ विच इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर. तो बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था. इन्होंने 2-3 चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश करी और एंगल भी हमसे ज्योमेट्री दे करके बताया इस तरीके से. A light ray falls on a rectangular glass slab as shown. तो हमारे पास यहाँ पे स्लैब पे एक लाइट इस तरीके से आ रही है. The index of refraction of the glass, refractive index का ही नया नाम. If total internal reflection is to occur at the vertical face. अब देखो यहाँ से ये लाइट रे आ रही है. पहली बात तो इन्हें डायग्राम में सीधा दिखा दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें पता है यहाँ लगेगा स्नेल्स लॉ और ये थोड़ी टेढ़ी होगी. ठीक, अच्छा ये थोड़ी टेढ़ी होगी तो यहाँ पर TIR होना चाहिए. TIR होने का मतलब क्या है भाई? क्रिटिकल एंगल से हमारे पास ये वाला एंगल ज़्यादा होना चाहिए. तो वो एक्चुअली कितना भी ज़्यादा हो सकता है. हमें यहाँ पे ये मान के चलना है कि अगर ये लाइट ऐसे आती तो भी TIR होता, ऐसे आती तो भी TIR हो जाता. एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जहाँ पे जस्ट TIR स्टार्ट हुआ होगा. क्रिटिकल एंगल उसको बोला जाता है. तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे क्रिटिकल एंगल है. इसका मतलब आप ऐसे मान के चलो कि भाई इस जगह पे हमारे पास वो इमर्ज आउट कर रही थी एट 90 डिग्री. तो क्रिटिकल एंगल की तो वही कंडीशन हो जाती है. बहुत ही अच्छा सा सवाल है. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है √3/2. कैसे आया, सॉल्व करते हैं. मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें म्यू दी हुई है. सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ और मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई ये है मेरे पास r के बराबर. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम r की वैल्यू पता करेंगे. हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ r. हमें साइन r की यहाँ से वैल्यू मिल जाती है. साइन r इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी है तो 1/√2. इधर से म्यू आ जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा μ√2. इस तरीके से हमारे पास साइन आर की वैल्यू आ गई. ठीक, साइन आर की वैल्यू आ चुकी है. अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये इंसिडेंट होगा. अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? ये हो जाता है 90 - r. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो जाता है मेरे पास 90 - r के बराबर. तो
अब जब सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि भाई क्रिटिकल एंगल है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। हमारे पास कंडीशन आ जाती है 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस आर के बराबर। ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सिर्फ अब म्यू और आर के बीच में रिलेशन है, और आर और म्यू के बीच में मेरे पास दो रिलेशन है, दो वैल्यूज हैं। इससे आप क्या करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। एक्चुअली इनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी है 1 बाय म्यू। देखो कैसे हुआ 1 बाय म्यू, ये था पूरा का पूरा 1 डिवाइडेड बाय म्यू साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस आर के बराबर। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है, ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। तो यहाँ से हमें साइन और कॉस का, देखो आप साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, साइन कॉस को जब भी हटाना होता है स्क्वायर करके ऐड कर दो, वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो मेरे पास आता है साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1। ये होना ही है किसी भी आर की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से मेरे पास आता है साइन स्क्वायर आर की वैल्यू होती है 1/2 म्यू स्क्वायर प्लस 1/म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ जाता है 3/2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी म्यू की वैल्यू आ जाती है √3/2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे सिलेबस को हमने कलरफुल ग्राफिक्स के साथ कवर किया और हर तरीके की PYQ को भी इंक्लूड कर लिया, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए और आप बन जाए एकदम एग्जाम रेडी। साथ में आपको मिलती हैं कलरफुल PDF जिनसे आप लास्ट मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ। फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिलेंगे, 11th और 12th सारा का सारा कंप्लीटली कवर किया है। मिलते हैं फुल कोर्स में।